हेलो स्टूडेंट, आपको मैं इस वीडियो के द्वारा न्यूक्लियस यानी कि जो कोशिका में केंद्रक होता है उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। ये 9th क्लास में कोशिका का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ऐसे समझ लो कि जैसे किसी व्हीकल में मान लो कोई बस है और उस बस में जो उसका ड्राइवर है, तो जो बस का कंट्रोल है, ठीक है, वो किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में। तो उसी प्रकार से अगर हम एक सेल को, एक कोशिका को बस मान लें तो न्यूक्लियस जो है वो उसका ड्राइवर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कोशिका में जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, अब जैविक क्रियाओं का मतलब मेरा है जैसे अवशोषण हो गया, ठीक, डिफरेंट टाइप का जैविक उत्सर्जन है, जनन है, ठीक है, या फिर श्वसन है, रेस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया। तो जितनी भी ऑल ऑफ वाइटल एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो केंद्रक के द्वारा क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं। समझ गए? अब अगर हम केंद्रक की बात करें तो इसमें आपको एक नाम याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, 1831। तो यदि आपसे कोई ये कहे कि केंद्रक की खोज किसने की, Who discovered न्यूक्लियस, तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया और 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा। सही है। अब देखो, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो आमतौर पे या सामान्यतः एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमारी जो मस्कुलर सेल्स हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया कार्डियक मसल्स या फिर स्ट्रिप्ड रेखित पेशियाँ, इनमें केंद्र की संख्या एक से अधिक होती है। और कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें केंद्र क्या होता है? एब्सेंट होता है। जैसे आरबीसी, जो मनुष्य में आरबीसी होती हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बात समझ में आई? क्लियर? इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। समझ गए? बात समझ में आई? तो अगर हम न्यूक्लियस को उसके पार्ट्स, उसके जो भाग हैं उनके आधार पर देखना चाहें तो मैंने आपको एक डायग्राम के रूप में इसको समझाने का प्रयास किया है। देखो, ये आपका पूरा एक डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें सबसे बाहर का पहला जो भाग है ये आपका कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रक कला। देखो, केंद्रक कला जो है ये दोहरी परत यानी कि दो परतों से बनी होती है। ये यूनिट मेम्ब्रेन लाइक होती है, इकाई झिल्ली की तरह होती है, लेकिन इसमें जो झिल्ली है वो कितनी होती हैं? दो। देखो, एक आपकी ये हो गई आउटर और ये क्या हो गई? इनर, यानी कि एक बाहर की तरफ होगी और एक अंदर की तरफ, ठीक है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो बाहर का जो आवरण है उसमें मैंने ये कुछ डॉट रखे हैं। एक्चुअली में ये जो डॉट है वो शो करते हैं किसको? राइबोसोम। यानी कि बाहर की जो झिल्ली है वो रफ होती है, खुरदरी होती है, और उसका कारण होता है राइबोसोम का उस पर पाया जाना। ठीक है, बात समझ में आई? और कहीं कहीं पर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इस पर ईआर का पूरा नाम क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका।
ये इससे अटैच होती है, समझ गए। उसके बाद देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बीच बीच में देखो गैप होते हैं ये, तो ये जो गैप हैं इनको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर, यानी कि केंद्रक छिद्र। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, ये आपका एक तरह से कह लो कि जो कोशिका द्रव है और केंद्रक में जो पाया जाने वाला द्रव है वो केंद्रक द्रव है, तो दोनों के बीच में एक एक्सचेंज, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है या हेल्प करता है। कोशिका द्रव से कोई पदार्थ केंद्रक द्रव में और केंद्रक द्रव से कोई पदार्थ कोशिका द्रव में अगर आएगा या जाएगा तो उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो केंद्रक कला है ये ER से जुड़ी होती है और ER के माध्यम से भी ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में पदार्थों के एक्सचेंज में सहायक होते हैं। आया समझ में? तो केंद्रक का जो पहला भाग है या फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो न्यूक्लियस का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो कहलाता है न्यूक्लियोलस। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। तो वो केंद्रिका जो है ये न्यूक्लियस का एक सघन डेंस पार्ट होता है जिसकी विशेषता होती है कि ये आवरणहीन होता है, यानी कि इस पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता और आवरण के ना पाए जाने के कारण ये केंद्रक के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। क्योंकि ये कवरलेस होती है इसलिए इसका जो कनेक्शन है वो केंद्रक से क्या होता है, न्यूक्लियस से डायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम केंद्रिका की बात करते हैं तो एक केंद्रक में इसकी संख्या मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3, यानी कि न्यूनतम 1 और अधिकतम 3 तक हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें DNA, RNA और प्रोटीन, ये 3 चीजें पाई जाती हैं। यानी कि केंद्रिका, जैसे आपसे कहा जाए केंद्रिका किससे बनी है, तो केंद्रिका में 3 कंपोनेंट होते हैं, DNA, RNA और प्रोटीन। और इसका जो मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य, वो होता है RNA और राइबोसोम का निर्माण करना। यानी कि राइबोसोम के निर्माण में, RNA के निर्माण में। अब RNA में एक होता है rRNA, इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल RNA, और एक होता है mRNA, मैसेंजर RNA। तो ये जो RNA होते हैं वो केंद्रिका के द्वारा ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो एक तरह से आप ये भी समझ लो कि इसको कॉमन लैंग्वेज में फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के उत्पादन की फैक्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। आया समझ में? तो हर केंद्रक में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 न्यूक्लियोलस होते हैं और इनका मेन काम होता है राइबोसोम RNA का निर्माण करना। समझ गए? क्लियर? उसके बाद देखो इसका जो थर्ड पार्ट है वो अंदर की तरफ जो इसमें फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ गए? देखो जैसे कि तुम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, जीव द्रव के बारे में, सेम कंडीशन आपकी केंद्रक द्रव के साथ, अर्थात ये अर्ध तरल, सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, ठीक, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी और कोलाइडल, ठीक है, विलयन या सॉल्यूशन होता है। अर्ध पारदर्शी, अर्ध तरल और कोलाइडल विलयन है, और इसमें वो सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि जीव द्रव में होते हैं। जैसे कि
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हार्मोन्स, एंजाइम्स, और इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, जैसे कि न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड्स, ये सब इसके अंदर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो एक तरह से समझ लो कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है, और ये माध्यम मेन फंक्शन क्या करता है, जितने भी अंदर की तरफ कंपोनेंट हैं उनको एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करता है, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको कंप्लीट करता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक तरल भाग है और इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो बिल्कुल भौतिक और रासायनिक गुण में जीव द्रव के समान होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एंड लास्ट में जो न्यूक्लियस का चौथा पार्ट है वो आपका होता है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये देखो ये डायग्राम है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन धागे। तो क्रोमेटिन धागे जो होते हैं ये मुख्य भाग होते हैं केंद्रक का, क्योंकि ये आनुवांशिक लक्षणों को ठीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन है वो डीएनए से होता है, यानी कि डीएनए के द्वारा ये बने होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो देखो ये दो प्रकार के होते हैं, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और एक होते हैं यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, इसको हिंदी में भी यही नाम देंगे। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सा, देखो जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं और थिक होते हैं, डार्क कलर एंड थिक, गहरे रंग के और मोटे। अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये वाला, ये डार्क है तो ये आपका हो जाएगा हेट्रो क्रोमेटिन, और जो यूक्रोमेटिन होते हैं ये हल्के रंग के होते हैं और पतले होते हैं, यानी कि लाइट कलर एंड थिन। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये यूक्रोमेटिन, समझ गए। तो हेट्रोक्रोमेटिन गहरे रंग के होते हैं और मोटे होते हैं, यूक्रोमेटिन हल्के रंग के होते हैं और पतले होते हैं। अब यहाँ पर जो यूक्रोमेटिन है ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि ये क्रोमोसोम्स के निर्माण में यूज होता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये नॉन हेरिडिटरी होता है, यानी कि आनुवांशिक नहीं होता है। समझ गए बात, समझ में आई। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में आपके लिए ये डायग्राम और इसके जो चार भाग हैं, कौन कौन से भाग आपको बताए। पहला भाग आपका केंद्रक कला हो जाएगा, नंबर 1, ठीक। नंबर 2 आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। नंबर 3 आपका हो जाएगा केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, और नंबर 4 क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन थ्रेड्स। आया समझ में। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इन चारों को एक्सप्लेन करना है बहुत शॉर्ट में, जैसा मैंने आपको अभी समझाया, बहुत ही शॉर्ट में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और डायग्राम बनेगा, ठीक है। फिर लास्ट में केंद्रक का कार्य आता है। तो केंद्रक के कार्यों में जो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस है वो मैं आपको बता ही चुका। नंबर 1, ये कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, रेगुलेट ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ सेल। नंबर 2, ये सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। नंबर 3, ये आरएनए, ठीक, राइबोसोम, इनके निर्माण में भाग लेता है, ठीक। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन, ये रूपांतरण की क्रिया जो होती है उसमें सहायक होता है,
ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी यूकैरियोटिक कोशिका, जो यूकैरियोटिक सेल है, अगर हम उसमें से न्यूक्लियस को हटा दें तो जो कोशिका है उसकी वाइटल एक्टिविटीज़ क्या होंगी, इरेगुलर हो जाएंगी, अनियमित हो जाएंगी। और ऐसा होने से जब कोशिका की वाइटल एक्टिविटीज़ अनियमित हो जाएंगी तो सीधी सी बात है कि उसमें धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि वो कुछ समय के बाद डेड हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप इस वीडियो के द्वारा न्यूक्लियस को समझ सकते हैं और इसको ध्यान से समझ लीजिए। डायग्राम इसका इम्पॉर्टेंट है, इसके सभी पार्ट्स आपको नोट्स के रूप में बनाने होते हैं और 9th क्लास के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।